छाड़ी नदी जो शहर की प्रमुख समस्या है जी। अगर ये छाड़ी नदी को हम चालू करवाते हैं। नदी कैसे समस्या होगी? नदी तो वरदान होती है। नदी वरदान तब होती है जब नदी चालू हो। जी। ये आज नदी अभिशाप बन चुकी है। इस नदी में ये नदी जो है वो नाले के रूप ले चुकी है। जी। पानी जो लोगों के घर का होता है कचरा उसमें जमा हो रहा है, जिससे कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। गंदगी, तरह तरह की बीमारियां, अनेकों तरह की बीमारियां होती है। नशा को लेकर के इन सारी चीज़ों को तो आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से या यहाँ के प्रशासन से बात करने का प्रयास नहीं किया? इस पे प्रशासन से हम बात किए थे तो प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है, उसका भी मंथली पेमेंट जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ, ये गोपालगंज प्रशासन की सच्चाई है। मैं एसमाई गिरोह के लिए पर्सनली मैं गोपालगंज थाने में कंप्लेन किया था, जिसका जवाब मुझे मिला था आप लोग इन्फॉर्म करिए कहाँ बिक रहा है जी, कौन कितना लेके जा रहा है, तब न हम लोग पकड़ेंगे। तो ये काम अब बाकी प्रशासन के भरोसे नहीं रह गया है। ये आम पब्लिक उसको सपोर्ट करेगा, आम पब्लिक उसको बताएगा कि हाँ ये आदमी स्माइक अभी बेच रहा है, तब प्रशासन आएगा। यहाँ स्माइकर का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि आप कुछ भी रखें, कहीं भी रखें खुला में, वो बच नहीं सकता है। विधानसभा चुनाव 2020 का सर पे है और इसी को लेकर के अभी हम गोपालगंज में हैं। आपको बता दें, गोपालगंज सदर विधानसभा जो है वहां से जन अधिकार पार्टी के तरफ से मिथिलेश कुमार गुप्ता जी प्रत्याशी के तौर पे हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम उनका देखने को मिल रहा है। जब हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ के जो युवा थे बड़ी तत्परता से एक नाम ले रहे थे और वो नाम मिथिलेश कुमार गुप्ता का था। तो अभी हम आपको बता दें, हमारे साथ मिथिलेश कुमार गुप्ता जी हैं, जिनको बड़ी मेहनत से हमने खोजा है और वो अभी हमारे साथ हैं। उनसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और जानेंगे गोपालगंज की तमाम समस्याओं के बारे में, उनकी क्या सोच है, क्या वो सोच रखते हैं, क्या परिवर्तन की गुंजाइश है यहाँ पे, क्या गोपालगंज की समस्याएं हैं और कैसे इन चीज़ों को वो बदलेंगे। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे हम उनसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपीपल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप गोपालगंज सदर विधानसभा से आ रहे हैं, युवा हैं, युवा जोश के साथ आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं गोपालगंज विधानसभा की? गोपालगंज विधानसभा में समस्याएं ही समस्याएं हैं, जो गिनाया जाए तो वो कम ही पड़ जाएगा। जैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, या शिक्षा की व्यवस्था कहे, या शहर की साफ सफाई, गंदगी। इसके अलावा एक जो समस्याएं हैं हमारे शहर की, वो नशा, जो सारे युवा इस नशा खुराक के गिरोह में संलग्न हो गए हैं जी, उसमें मिलजुल गए हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं आज के डेट में। किस चीज़ का नशा कर रहे हैं गोपालगंज के युवा? चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, ये सब तरह की नशा है यहाँ पे। दारू की जो समस्याएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दारू यहाँ से बंद करवाए और डोर टू डोर चालू करवा दिए जी, होम डिलीवरी करवा दिए जी। जो कि पहले जो नशा करता था उसको एक दुकान तक जाना पड़ता था, आज उसके दरवाजे पे होम डिलीवरी मिल रहा है। तो ये सरकार जो है नशा खुराक को बढ़ावा दिया है जी, ना कि इसको बंद करके इसको कामयाब किया है बंदी करके। आप गोपालगंज से हैं, गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, पहले से भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जब ये सारी समस्याएं थी नशा को लेकर के, इन सारी चीज़ों को, तो आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से या यहाँ के प्रशासन से बात करने का प्रयास नहीं किया? इस पे प्रशासन से हम बात किए थे तो प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है, उसका भी मंथली पेमेंट जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ, ये गोपालगंज प्रशासन की सच्चाई है। मैं एसमाई गिरोह के लिए पर्सनली मैं गोपालगंज थाने में कंप्लेन किया था, जिसका जवाब मुझे मिला था आप लोग इन्फॉर्म करिए कहाँ बिक रहा है जी, कौन कितना लेके जा रहा है, तब न हम लोग पकड़ेंगे। तो ये काम अब बाकी प्रशासन के भरोसे नहीं रह गया है। ये आम पब्लिक उसको सपोर्ट करेगा, आम पब्लिक उसको बताएगा कि हाँ ये आदमी स्माइक अभी बेच रहा है, तब प्रशासन आएगा। यहाँ स्माइकर का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि आप कुछ भी रखें, कहीं भी रखें खुला में, वो बच नहीं सकता है। जैसे कि ये तो प्रशासन बिल्कुल इसमें संलग्न है, इसमें मिला हुआ है, उसका महीना पहुंच रहा है,
वो अपना मौज मस्ती कर रहा है। बिल्कुल प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। नशा बढ़ाने में उसका मुख्य हाथ है। जी, तो गोपालगंज की मूलभूत सुविधाएं जो थी वो तो थी ही, इसमें जो एक मुख्य चीज उभर के आया है कि गोपालगंज नशे के जद में है। गोपालगंज डूबता जा रहा है नशे के जद में, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत संदेश दे रहा है, क्योंकि जिस जगह का युवा ही खराब होगा वहाँ का भविष्य आप सोच सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, गोपालगंज जिला बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जिसने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन जब आपके क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे थे तो पता चला यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे हॉस्पिटल, शिक्षा या फिर सड़क की व्यवस्था बेहतर नहीं है। आपको अगर कोई तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो तो आपको किसी बड़े शहरों की तरफ या गोरखपुर या पटना रेफर कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और इसमें बदलाव की क्या गुंजाइश आपको दिखती है? बदलाव की जहाँ तक बात है, काम किया जाएगा तब ना बदलाव होगा जी। या चुनाव जीत के हम अपने चैम्बर में बैठ जाएंगे, हम अपने घर में सो जाएंगे, उससे बदलाव होगा। सदर अस्पताल की जो दुर्दशा है आज के डेट में, हमारे सांसद साहब स्वास्थ्य सेवा से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं, एक डॉक्टर पेशे से डॉक्टर है जी, लेकिन क्या सदर अस्पताल की समस्याओं को कभी सुने हैं? हमारे विधायक जी कभी सदर अस्पताल में गए होंगे कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे है वो ड्यूटी पे है या घर में सोया है या अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है? ये कभी जानने की कोशिश किए होंगे हमारे माननीय विधायक जी? कभी नहीं किए हैं, जिसके वजह से आज के डेट में अगर आपको एक छोटी सी बीमारी भी कोई होती है तो यहाँ के डॉक्टर डायरेक्ट रेफर टू गोरखपुर, रेफर टू पटना। ये स्थिति बना हुआ है शहर के स्वास्थ्य की, जहाँ अगर गांव से हमारे गोपालगंज सदर प्रखंड में या फिर उचका गांव प्रखंड हमारे विधानसभा के अंतर्गत आता है या थावे प्रखंड आता है, ये सभी लोग डिपेंड होते हैं कि गोपालगंज पे। तो इन गोपालगंज में आने के बाद उनको मिलता क्या है? शून्य, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से डायरेक्ट रेफर हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं यहाँ, या फिर वहाँ से प्राइवेट क्लिनिक में लोग जाते हैं जहाँ हज़ारों हज़ार रुपया गरीबों के चूसा जाता है और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। यही समस्या है स्वास्थ्य की। ट्रांसपोर्टेशन की कैसी व्यवस्था है, रेलवे वगैरह? यहाँ रेलवे सिर्फ नाम के लिए एक छोटी मोटी गुमटी है जी, जहाँ ट्रेन छोटी लाइन की है, छोटे जगहों की है। अगर यहाँ से किसी को कहीं बाहर जाना हो तो इसके लिए या तो आप सीवान से जाएंगे जी, या तो आप गोरखपुर से जाएंगे। यही 2 जगह है जहाँ से लोग जाता है बड़े शहरों के लिए। ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है और आवागमन की सुविधा जो है वो बहुत रद्दी किस्म की है। इसके अलावा जो सड़क है, सड़क की भी जो दुर्दशा बनी हुई है वो बद से बदतर है जी। सिर्फ दिखावा के लिए आप यहाँ से चले जाइए NH 28 जो अरार मोड़ से लेकर और बंजारी तक जी, आए दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हमेशा किसी न किसी की जान जाती रहती है। बंजारी से आइए पोस्ट ऑफिस चौक, जो बीच में अभी नया रोड बना है, मिली भगत के कारण हमको लग रहा है कि 2 महीना हुआ होगा, आज का रोड वो पूरा टूट गया है। किसी का ध्यान नहीं है कि उस पर रिपेयरिंग कराया जाए, क्या कराया जाए। तो इस सब कोई मिला हुआ है, इसमें सब कोई मिल के अपना कमीशन से मतलब है। काम कैसा भी हो अपना कमीशन मिल रहा है। हमारे विधायक जी घर में बैठे रह रहे हैं, ना कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, ना कोई जांच कर रहे हैं। तो यहाँ ना सुविधाएं यातायात की है, ना सुविधाएं स्वास्थ्य की है, ना सुविधाएं शिक्षा की है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, या ग्रेजुएशन सिर्फ नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे है, इसके आगे भी करना हो तो यहाँ कुछ नहीं है जी। तो हर तरह शिक्षा, इन्होंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुविधाएं नदारद हैं। अच्छा, समस्याएं तो तमाम हैं, समस्याएं तमाम हैं गोपालगंज जिले में। आप एक युवा हैं और एक युवा जब आता है तो लोगों को तमाम तरह की उनसे उम्मीदें बच जाती हैं कि हाँ अब शायद कोई युवा आया है हमारा नेतृत्व करने, चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। समाधान क्या होगा? कुछ ब्लूप्रिंट आपके पास है, कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, युवा जो देश का भविष्य होता है जी, और युवाओं की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं 2 कदम आगे चलती है। हम प्रेजेंट एक छोटे प्रतिनिधि के रूप में है, यहाँ नगर पार्षद हैं, जिला योजना समिति के मेंबर भी हैं जी। तो शहर की सौंदर्यीकरण कैसे हो सकती है, इसका कुछ हिसाब किताब हम बना के रखे हैं जी। ठाड़ी नदी जो शहर की प्रमुख समस्या है जी, अगर ये ठाड़ी नदी को हम चालू करवाते हैं। नदी कैसे समस्या होगी? नदी तो वरदान होती है। नदी वरदान तब होती है जब नदी चालू हो।
जी ये आज नदी अभिशाप बन चुकी है। इस नदी में ये नदी जो है वो नाले के रूप ले चुकी है। जी पानी जो लोगों के घर का होता है, कचरा उसमें जमा हो रहा है, जिससे कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। गंदगी, तरह तरह की बीमारियाँ, अनेकों तरह की बीमारियाँ होती है। जो बारिश का पानी है वो बहता नहीं है, एकत्रित हो जाता है, जिससे कि आए दिन अभी प्रेजेंट में ही जो बारिश हुआ था और हमारे वार्ड में ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए, हर जगह घुटने पर जांग भर पानी जो महीनों महीनों जल जमा हो रहा। अगर ये नदी चालू रहती तो ये कोई समस्याएं नहीं रहती। शहर की जो सड़क की समस्याएं हैं, या शहर को एक स्मार्ट सिटी, एक तरह से बोलिए तो एक तरह से स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्लान है जी इसको मैंने तैयार करके रखा है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो ये शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में आने वाले 3 वर्षों के भीतर दिखेगा। आने वाले 3 वर्षों के अंदर कुछ बहुत ही बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। ये जो अभी जो सीन है वहाँ काफ़ी हद तक लगता है कि ये सारी चीज़ें महज एक छलावा हैं गोपालगंज के लोगों के लिए। स्मार्ट सिटी तो दूर, स्मार्ट वो जानते भी नहीं कि स्मार्टफोन भी कुछ होता होगा शायद। गोपालगंज जिले की जो स्थिति है, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क की बात कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा। एक बहुत बड़ी समस्या जो गोपालगंज में है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, पलायन बहुत बड़े स्तर पे होता है गोपालगंज ज़िले से। गोपालगंज ज़िले, सिवान ज़िले के लोग खाड़ी देशों को जाने को मजबूर हैं। इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और इसमें बदलाव की कुछ संभावनाएं हैं? पलायन होना तो लाजमी है जी, कैसे लाजमी है? यहाँ दर्जनों कल कारखाने ऐसे हैं जो विगत 15 वर्षों में बंद पड़ गए हैं। विगत 15 वर्षों में? हाँ, विगत 15। उसके पहले चालू थे? उसके पहले चालू थे, उसमें से बहुते चालू थे, जैसे कि चीनी मिल सासा मूसा हुआ, डालडा कारखाना हुआ, शराब फैक्ट्री हुआ, या हथुआ चीनी मिल हुआ, या फिर सूता फैक्ट्री हुआ, मॉटन कारखाना आपको मढ़ौरा में हुआ। ऐसे बहुते ऐसे कारखानों थे जिससे कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग को रोज़गार मिला था। आज के डेट में वो बंद पड़े हैं, जिससे पलायन होना तो लाजमी है। ये सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देती है जी। अगर इस पे सरकार काम करना शुरू करे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको यहाँ रोजगार मिलेगा और यहाँ जीवन यापन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि कल कारखाने लगाने के लिए हमारे पास ज़मीन की समस्याएं हैं, हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है जी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि आप पहले हेलीकॉप्टर से बाहर निकलिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार में कितनी जो ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी हुई है, जो बेकार पड़ी हुई है, आप उस पर कल कारखाने लगवाइए। अगर उतना आपसे नहीं हो सकता है तो कम से कम जितने कल कारखाने पूरे बिहार में बंद है उसको चालू तो कराइए महाशय जी, रोजगार तो अपने आप मिल जाएगी। एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि जो कल कारखाने पहले से बंद हैं, जो गोपालगंज और यहाँ के सीमावर्ती जो जिले हैं जिसके माथे पे एक अभिशाप के समान है, अगर उन कल कारखानों को अगर चालू करने का भी काम किया जाए तो कहीं ना कहीं यह हज़ारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक विजन है जो इनके पास है। ये कहना चाहते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री माननीय हमारे यहाँ के सुशील मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में ज़मीन नहीं है कि यहाँ पे रोज़गार को हम बड़े इंडस्ट्री को बिठा सकें और उसके माध्यम से रोज़गार हो सके। तो एक बहुत बढ़िया सुझाव इनकी तरफ से आया है कि जो कल कारखाने बंद हैं, अगर केवल उनको चालू कर दिया जाए तो हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, आप क्षेत्र के लिए लगातार भ्रमण पे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है जन अधिकार पार्टी इस बार कहाँ तक पहुँच पाएगी? जन अधिकार पार्टी जो हमारे माननीय नेताजी का काम है जी, उस काम से पूरे बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता लाभान्वित है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लाभ को जनता जरूर लेना चाहेगी। जैसे हमारे नेता जिस तरह से काम करते हैं, उनकी काम करने की कार्यशैली जो है, वो कार्यशैली को देखकर यहाँ की जनता हमारे पार्टी को, हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम जरूर करेगी। गोपालगंज में जाप का संगठन कैसा है? गोपालगंज में जाप की संगठन कुछ दिनों से चलती है, जो कि अच्छी है। अच्छे तरीके से हमारे संगठन के जो भी लोग हैं वो काम करते हैं और मुझे ज़रूरत है कि उन सबका साथ मिले। हम उन सबके साथ चलकर और अच्छे से इस संगठन को चलाएंगे और इस ज़िले के लिए बहुत अच्छा करेंगे।
ये पूरी उम्मीद मैं यहाँ की जनता को दिलाना चाहता हूँ। बड़ी बेबाकी से मिथिलेश जी ने अपने सारे बातों को रखा और बताया कि कैसे अगर विजन हो, दृष्टिकोण हो, तो कम संसाधन में या जो संसाधन यहाँ पे बेकार पड़े हैं उनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, कैसे क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती हैं, कैसे बेहतर स्कूल की सुविधा हम दे सकते हैं और कैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने खुल के अपनी राय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।